डॉक्टर भक्ति के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वह बिना कोई बात का जवाब दिए उसे लेकर अस्पताल के स्टाफ रूम के तरफ आ गई, जो सिर्फ जाने माने लोगों के लिए रखा गया था। वहां पहुंचते ही शिखा को एहसास हुआ वह कोई आम इंसान नहीं, बहुत ही जानी मानी बिजनेसमैन बंदा लाया गया है। हर तरफ सूट बूट में ऊंचे लंबे गार्ड हाथों में गन लिए अलर्ट खड़े हुए थे। शिखा उनसे निडर होती आगे बढ़ी। वह ऐसे परिवार से संबंध रखने वाली बहादुर लड़की थी जहां बच्चों को बचपन से गन चलाना और मुकाबला करना सिखाया जाता है। वह ऐसे लोग और बंदूकों से डरती नहीं थी। दरवाज़ा खोलते ही उसकी पहली नज़र सामने बेड पर मौजूद उस नौजवान पर गई, जिसकी शर्ट के बटन पहले से खुले हुए थे। मुंह पर लगा मास्क, तेजी से चलती सांसें इस बात की निशानी दे कर रही थी कि समस्या बहुत गंभीर है। क्या हुआ इन्हें? अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती। वह तेजी से आगे बढ़ती, उसे चेक करने लगी। पता नहीं डॉक्टर, अचानक घबराहट हो रही है और ये बेहोश हो गए। उसके साथ आए आदमियों में से एक ने परेशान शब्दों में बताया, शायद उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ये भूखे रहे, शायद इसलिए बेहोश हो गए हैं। हम फिर भी टेस्ट कर लेते हैं। वह उसके दिल की धड़कन चेक करते हुए बोली, जो थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तभी वो नौजवान धीरे धीरे होश में आता, अपनी हल्की आंखों को खोलते उसके चेहरे को देखने लगा, जो उस पर पूरी घटा बनकर छाई हुई थी। ऐसा लगा जैसे बादलों की ओर से चांदनी ने अपने झलक दिखाए हों। वह तो देखता ही रह गया था। बिल्कुल मुलायम मलाई जैसा सफ़ेद चेहरा, पत्थरी गुलाबी नाक जिसमें छोटा सा हीरा चमक रहा था, हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें जिनकी पलकें मुड़ी हुई थी, चेहरे पर अलग ही रूप दे रही थी। होंठ तो ऐसे थे जैसे भरे हुए शराब के प्याले। शेखर उस सिचुएशन में उस मोम सी गुड़िया को देखकर पहली नज़र में घायल हो चुका था। वह जिस तरह का व्यक्तित्व वाला आदमी था, वह बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और बहुत ही ज़्यादा रॉयल आदमी था और अपने रूप में रहने वाला। उसे देखकर डर के मारे लड़कियां दूर भागती थीं। जिसे आज तक कभी किसी लड़की को देखना या उससे बात करना अपनी बेइज्जती समझता था, आज वह एक लड़की को इतने पास से देखकर बुरी तरह डर गया था। उसमें ऐसा कुछ था जो आज तक किसी लड़की में शायद वह ढूंढने से भी नहीं मिलता। वह धीरे से अपनी आंखें बंद कर गया। दुबई शहर जो रात होते ही रोशनियों में डूब चुका था, उस शहर की शानदार बिल्डिंग पर खड़ा सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था, जहां से पूरा दुबई नजर आता था। शेखर, हिंदुस्तान में एक डील साइन हो गई है जिसके लिए वहां जाना बहुत ज़रूरी है। बेटा, अगर मैं बिजी ना होता तो इस प्रोजेक्ट में मैं ही चला जाता, लेकिन अब एक आखिरी ऑप्शन रह गया है कि तुम इस डील को साइन कर लो और वहाँ चले जाओ। दुनिया के अलग अलग देशों से भी कुछ डीलर वहाँ जमा होंगे, खास तुमसे मिलने के लिए। सिर्फ 2 दिनों की बात है, जगदीश साहब बड़ी गंभीरता से कहते हुए अब अपने बेटे को देख रहे थे, जिसका चेहरा खुद परेशान था। अब वो क्या फैसला करता? वह कोई आम इंसान तो था नहीं जो किसी का ऑर्डर मानता। उसकी अपनी एक अलग दुनिया थी जिसका वह इकलौता मालिक था। वह एक ताकतवर कंपनी का मालिक था जिसके नाम से सब कांपते थे, डरते थे। दुनिया में जहाँ जितने भी खतरनाक बंदूक इस्तेमाल होती थी, वह उसी की जांच पड़ताल करता था और यहीं पर आकर बड़े बड़ों की छक्के छूट जाते थे। जाना जरूरी है क्या, या मैं अपने किसी खास बंदे को भेज दूँ? शेखर ने अपनी लाल नाक को रुमाल से साफ करते कहा। उसके पिछले दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। और यार, अगर ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता? ये काम मैं अपने बंदे से भी करवा सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा तुम दोनों पर भरोसा है। ये काम बड़ी गंभीरता और बारीकी से करना होता है। अब तुम इतने भी बीमार नहीं। खुद को देखो, इतना लंबा कद, 30 किलो की तो खाली तुमने ये जानदार बॉडी बनाई है। देखने से बिल्कुल फिट लग रहे हो बेटा। जगदीश साहब अब उसको मक्खन लगा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे जिस काम के लिए खास उसे भेजा जा रहा था वह बहुत खतरनाक थी और ये काम उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि खतरों से खेलना शेखर को बहुत पसंद था। फिलहाल वह राजी हो गया और ठीक 4 दिन के बाद बहुत ही भारी सिक्योरिटी में वह हिंदुस्तान के सरजमीन पर कदम रख चुका था। उसका काम, उसके व्यक्तित्व, उसका मजबूत जिस्म वहाँ मौजूद था। सारे लोगों से अलग था। वहाँ पर उस जैसा एक आदमी भी नहीं था जो उसका मुकाबला कर सकता। हर आँख उसके इतने अच्छे पर्सनालिटी को देखते हैरानी से तक रहे थे। उसके नैन नक्श, उस पर उसका गुरूर और लापरवाह अंदाज मर्दों को भी उसका दीवाना बना रहे थे। बिना किसी से मिले हुए सीधा अपने मर्सिडीज से उतरता, गाड़ी में बैठ गया। उसे जिस काम के लिए उसके पिता ने कहा था वह सिर्फ वही करने आया था। कुछ देर आराम करके उसने अपने बताए हुए एड्रेस पर पहुंचना था। रास्ते में ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में लाया गया था। और फिर उसकी नज़र शिखा पर गई तो 30 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और काबिल डॉक्टरनी थी जिसका नाम शिखा था। उसके माता पिता शिखा के बचपन में ही डेंगू के बुखार की वजह से मृत्यु हो गई थी। उसकी परवरिश उसके दादा ने की थी और फिर उस लड़की के मुलाकात के बाद वहीं से बदली शिखर की ज़िंदगी। वह नॉर्मल तरीके से उसका चेकअप कर रही थी और उसका ट्रीटमेंट कर रही थी ताकि पेशेंट को होश आ जाए तो शिखा की ड्यूटी सुबह वाली शिफ्ट खत्म हो जाती।
इस वक्त हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड चेहरे पर गंभीरता सजाए खड़े थे। डॉक्टर शिखा अपनी ड्यूटी कर रही थी, जो बिल्कुल निडर होकर। बाकी सारे स्टाफ और डॉक्टर उसको देखकर घबराए हुए थे। शेखर की नॉर्मल तबीयत होते ही उसकी ड्यूटी खत्म हुई थी। अभी वह जा रही थी कि उसे किसी का फ़ोन आया, जिसे सुनकर उसका चेहरा पल में बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मेरे दादा को होश में रखो, मैं जल्दी गांव के लिए निकल रही हूँ। ये कहते हुए जल्दी किसी को अपने जाने की खबर देने भागी थी। वह जो लड़की थी कौन थी? ये पहला शब्द था जो उसने यहाँ आने पर होश में आते ही की थी। भरत, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसका असिस्टेंट हैरानी से पूछने लगा। बेवकूफ़ आदमी, अभी मैं तुम्हारे सर पर कुछ उठाकर मारूं तो याद आ जाएगा। मैं उस लड़की का पूछ रहा हूँ जिसने मेरी ट्रीटमेंट की। उसे जल्दी से गुस्सा आ गया था जब वो मुट्ठियाँ बंद करके बोला, शेखर, मैं आपको उनकी सारी डिटेल अभी मालूम करके बता देता हूँ। असिस्टेंट अपनी जान पर बनता देख जल्दी से भागा। शेखर के दिमाग को तो उस लड़की को होश में देखने का जैसे जुनून सवार हो गया था। वह बेहोशी में जब उसके दिल पर इतना ज़बरदस्त वार कर चुकी थी तो होश में देख लेता तो न जाने क्या होना था। बेड पर लेटा हुआ बराबर उसे गंभीरता से सोच रहा था। वह बस एक बार उसे देखने का इच्छा जता रहा था। शेखर, वह डॉक्टर शिखा है। कुछ ही देर पहले वह अपने दादा के पास गांव के लिए निकल चुकी है। असिस्टेंट 5 मिनट के अंदर उसकी पूरी डिटेल शेखर को दे रहा था। क्या वह चली गई? ऐसे कैसे चली गई? अब वह जैसे बेबसी से कहता उठता हुआ शर्ट के बटन बंद करने लगा। अब यहाँ और ज़्यादा रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वह अपना काम ख़त्म करता हुआ जब तक होटल आया, शिखा उसके होश हवास पर पूरी तरह छा चुकी थी। कभी वह उसके किसी चेहरे पर तो कभी इधर उधर खड़ी दिखाई दे रही थी। शिखर पूरी तरह से पागल होता अपने बालों को नोचने लगा। सरबजीत, एक प्रॉब्लम हो गई है। रात के 2 बज रहे थे जब उसे नींद न आने पर वह बेचैनी से अपने भाई को फ़ोन करता बोला, क्या हो गया शेखर? सब ठीक तो है ना? तू सोया नहीं? तुझे तो वक्त पर नींद के साथ खाना पीना चाहिए होता है, तो अपनी रूटीन डाइट को लेकर बहुत एक्टिव रहता है। फिर ऐसा क्या हुआ? सरबजीत एकदम परेशान हो गया। अपने छोटे भाई से उसे बहुत प्यार था यार। वे लड़की, अरे क्या है? कौन लड़की? अब उसके मुंह से लड़की शब्द सुनकर सरबजीत अलर्ट हो गया। वह तो लड़कियों को पसंद ही नहीं करता था। सरबजीत को कभी कभी लगता था वो गे है। क्यों, उसके हिसाब से उसके अंदर औरत जात को लेकर कोई फीलिंग नहीं जागती थी। औरतों से वह 100 फीट दूर ही रखता था, लेकिन अब वह लड़की का नाम ले रहा था तो हैरान होना तो बनता ही था। वह एक लड़की है, अगर तू उसे देख लेता तो तू भी घायल हो जाता। मासूमियत से भरी हुई हर जगह बस वही नजर आ रही है। खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक बाथरूम में भी। आखिरी बात करते शेखर शर्म से दांत पीस गया। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब तू गे नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। यानी तुझे उस लड़की को देखकर फीलिंग जाग उठी है? सरबजीत बड़ी खुशी से बोलता चला गया। क्या बकवास कर रहा है? मेरे हाथों से मरना चाहता है क्या? मैं तुझे गे लगता हूँ? साले, वो फ़ोन पर ही गुस्से से दहाड़ा था। जैसे तेरे नखरे होते हैं ना लड़कियों को देखकर, ऐसा कौन आदमी करता है? तू तो लड़कियों को देखकर बड़ी अजीब अजीब बातें करता था। कोई लड़की जन्म नहीं ले रखी जो मुझे पिघला दे। तू तो बड़ी सख्त लौंडा बना करता था। अब क्या हुआ? यहाँ की हसीन औरतों को देखकर हर कोई पिघल जाता है। पता नहीं तू कौन सा दिल लेकर पैदा हुआ है, पिघलता ही नहीं, सख्त लौंडा है। सरबजीत उसकी हालत से मजे उड़ा रहा था। रुक तू, आने दे एक बार मुझे वहाँ। अपनी मर्दानगी का ऐसा सबूत दूंगा तुझे कि सारी जिंदगी याद रखेगा। बेटा, दुनिया में किसी औरत के पास जाने के लायक नहीं बचेगा। वह गुस्से से टन टन करने लगा। चल गुस्सा ना हो, मजाक उड़ा रहा हूँ तेरा। भाई, मुझे पता है तेरे सपनों की राजकुमारी तुझे मिल गई है। सरबजीत प्यार से बोला तो शेखर भी चुप से सोचने लगा। चल बे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वह लड़की थोड़ी थोड़ी अच्छी लगी है मुझे। ऐसा तो नहीं है, मुझे उससे एक ही नज़र में इश्क हो गया है और मैं मरने लगा हूँ। अब वह थोड़ा नॉर्मल हुआ था। ऐसा होता है मेरी जान। तुझे एक अजीब सी इश्क की बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज वही लड़की कर सकती है। अभी एहसास नहीं है तुझे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये इश्क तेरे खून में दौड़ने लगेगा तब तुझे पागल कर देगा। उसे पाने के लिए उसकी मोहब्बत तेरे मर्ज का इलाज कर देगी। खैर, कौन है, कहाँ रहती है? सीधे तरीके से बोल दे। नहीं मानती तो उठा ले जाऊंगा। सरबजीत अब शरारत से बोला था। नहीं यार, ऐसा थोड़ी अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कमज़ोर पर करके ज़बरदस्ती मोहब्बत हासिल कर लूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत से हासिल की जाती है ना। तू जानता है अपने भाई को, मैं इन मामलों में कितना शर्मिला हूँ। मुझसे किसी लड़की का कत्ल करवा लो, लेकिन ये मोहब्बत भरे इजहार मुझसे नहीं होंगे। अपना माथा मसलते परेशानी से बोला, जिस पर सरबजीत हंस दिया। मेरी जान, अपनी मनपसंद औरत को देखकर मर्द पागल ना हो जाए, उसके रग रग में न बस जाए तो फिर क्या खाक किया प्यार उस मर्द ने। ये फीलिंग तेरे अंदर आग बनकर भड़क रही है। जब तेरे सामने आएगी सिर्फ वही तेरे दिल का इलाज कर सकती है। ये कोई और नहीं कर सकता, चाहे तू आजमा कर देख ले। सरबजीत की बात सुनकर शेखर गहरी सोच में डूब गया। चल आराम कर मेरी जान। सरबजीत मुस्कुराता फ़ोन रख दिया। जिंदगी में पहली बार शेखर ने किसी लड़की को पूरी रात जागकर बड़ी प्यार से याद किया था।
इधर शिखा अपने दादा के लिए बहुत परेशान थी। आपको ज़रूरत क्या थी अकेले मीटिंग में जाने की? भाई को अपने साथ ले जाते। देखा कितनी चोट आई है। अगर भगवान न करे कोई बड़ी समस्या हो जाती तो शिखा उनके जख्मों पर दवाई लगाते बोली, अरे मुझे क्या पता था ऐसे चक्कर आ जाएंगे और मैं गिर पड़ूंगा। अब उम्र भी तो इतनी हो गई है। वह दर्द से आंखें बंद करते कह रहे थे, इसलिए तो कह रही हूँ, आपकी तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। आपको सख्त आराम की और अच्छी देखभाल की ज़रूरत है। आप अब घर पर रहिए, क्यों अकेले बाहर निकलते हो? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं। भेड़ियों की तरह दुश्मन तुम्हें नोच डालेंगे। वह दुखी होते बोले, फिर आप क्या चाहते हैं? शिखा ने गहरी सांस ली। यही कि तुम जल्दी से जल्दी सुहागन हो जाओ और अपने घर की हो जाओ। मैं नहीं चाहता इस परिवार के खानदानी दुश्मनी की वजह से तुम भेंट चढ़ जाओ। मैं अपने सारे प्यारे भाइयों को खो चुका हूँ उस जमीन की लड़ाई में। मैं चाहता हूँ कोई तुम्हारा रक्षा करने वाला बन जाए, जो तुम्हारी रक्षा करे, जिसकी छत्र छाया में तुम सुरक्षित रहो। मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज दूंगा। ये सब कुछ मैं दुश्मनों को देकर इस दुश्मनी को रोक दूंगा। तुम बस जहाँ रहो खुश रहो। कहो कोई है तुम्हारी नज़र में जिसे तुम पसंद करती हो, तुम्हारे डिपार्टमेंट में या कोई शहर में अच्छा लड़का? शिखा अपने दादा की आंखों में फिक्र, परेशानी, दर्द देख रही थी। दादाजी, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है, मेरे चले जाने के बाद ये लोग सुकून से बैठ पाएंगे? क्या समस्या का हल सिर्फ शादी है? दादाजी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम अपने प्यारों को आज जिंदा देख रहे होते। ये वे लोग हैं जो नस्लों में दुश्मनी को ढाल लेते हैं। अगर मैं शादी करके चली गई भी, आज नहीं तो कल या फिर कुछ सालों के बाद मुझे ढूंढकर मेरे बच्चों को या फिर मेरे पति को मार देंगे। मैं आज मर जाऊं मुझे गम नहीं, इसके बाद मेरे बच्चों को या फिर मेरे पति को मेरी वजह से इस दुश्मनी में खून देना पड़े तो मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। इसलिए आप मेरी शादी का सपना रहने दो। वह उनके हाथों को अपने होंठों से लगाते बड़ी शांति से भीगी आंखों से बोली, जिस पर दादाजी उसके मासूम भोले चेहरे को देखकर रो दिए। वह तो परियों जैसी मासूम थी। क्या उसे दुश्मनी की आड़ में खून में लथपथ देख सकते थे? उन्हें तो अपनी जान से प्यारी पोती के लिए जीना था, लाल जोड़े में दुल्हन बनता देखना था। और ये जो आरती और चिता की बात कर रही थी, चलो उदास ना हो, हम कुछ दिनों के लिए अपनी पुरानी हवेली चलते हैं। आपको वहाँ की हरियाली बहुत पसंद है ना? वह प्यार से उनके गले लगते बोली। वह जानती थी कुछ वक्त तक वह ऐसे नाराज रहेंगे, फिर मान जाएंगे। बहते ओस की बूंदे, हर तरफ घने पेड़, हवा ताजी एक अलग ही रूप देता है। भाई की शॉल ओढ़े, गुलाबी रंग के टी शर्ट और कैपरी में उसके खुले बाल जो बार बार बिखरते थे, वह जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। वह खिलखिलाती हुई अपने दादाजी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चल रही थी। तो अचानक भारी भरकम शरीर बहती झरनों के बीच पड़ा आदमी को देखकर हैरान हुई। शिखा, वो देखो, वहाँ कोई इंसान है जो बेहोश पड़ा है। उन्होंने फिक्र वाली आवाज़ से उस तरफ इशारा किया जहाँ सामने से बहती लहरों और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में कोई लंबा चौड़ा इंसान औंधे मुँह गिरा हुआ था। शिखा बड़ी हैरान होते उस तरफ दौड़ी थी। आओ मेरी प्यारी बिटिया, देखो तो सही, आखिर बात क्या है? कौन है ये इंसान? कहीं कोई बेसहारा इंसान तो नहीं जिसको मदद की ज़रूरत हो? उसे आगे की तरफ धकेलते बोली, हे भगवान, दादाजी, पता नहीं कौन है और क्या है। हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? अगर कोई दुश्मन हुआ तो? उसके माथे पर बल पड़े थे। पीछे कदम लेती बोली, उसके कपड़े फटे हुए थे। शिखा, लगता है इसको किसी दुश्मन ने मार कर फेंक दिया है। इंसानियत के नाते चलकर देख सकते हैं। वह अब खुद बड़े छोटे पत्थरों के बीच उस इंसान के तरफ बढ़ने लगे। संभल कर दादाजी, वह गिरी ही ना जाए। इस डर से शिखा उन्हें लिए उस इंसान के तरफ आ गई जो उल्टा लेटा हुआ था। बहुत लंबा और मजबूत कद काठी का आदमी था, जिसके कपड़े भी कई जगह से फट चुके थे और उन पर लगे जख्म साफ बता रहे थे शायद वह बहुत ऊंची जगह से गिरा है। इस झरने में बहता यहाँ तक जख्मी हालत में पहुंचा था। इसे सीधा तो करो शिखा। लक्ष्मीकांत की गरजती हुई आवाज़ पर वह चौंकी। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह ये काम खुद करते, इसलिए शिखा को कहा। शिखा आगे बढ़ती, पूरी ताकत लगाकर उसे सीधा कर गई। लेकिन ये क्या? उसकी आंखें तो उस इंसान का चेहरा देखकर बिल्कुल सुन रह गई थी। ये तो वही हॉस्पिटल वाला लड़का था जो अपने ढेरों बॉडीगार्ड के साथ हॉस्पिटल आया हुआ था। ये यहाँ क्या कर रहा है? वह गुमसुम सी उसे देखकर अपने ख्यालों में ताने बाने बुनने लगी। अरे क्या कर रही हो? इसे उठाने की कोशिश करो। को कहीं मर तो नहीं गया? बेचारा जख्मी भी काफ़ी हो गया है। वह अब उसे हिलाते हुए बोली। वह हैरान होती उसके चेहरे पर झुककर चेक करने लगी, वह जिंदा है या नहीं। तभी उसने झट से आंखें खोलते शिखा को देखा था। शिखा एकदम डरकर पीछे की तरफ गिर गई थी। मार डाला जालिमों ने मुझे, कोई मेरी मदद करो, वे लोग मुझे मार देंगे। वह इतना खूबसूरत लड़का अब दर्द से चिल्ला रहा था। क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? दादाजी उसके लिए दिल में ढेरों हमदर्दी महसूस करते बोले, अंकल जी, मैं गरीब लाचार बेसहारा इंसान हूँ। दुश्मनों ने मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे ऊपर पहाड़ से फेंक दिया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह आंखों को रगड़ता दर्द भरी आवाज में बोल उठा था। दादाजी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये आदमी।
मैं इसे जानती हूँ। 1 हफ्ते पहले ये मेरा लास्ट पेशेंट रह चुका है, जिसे मैं चेक करके दुबई से यहाँ आ गई थी आपके पास। शक्ल से तो कोई बहुत अमीर आदमी मालूम होता है। वे इतने गार्ड किसके थे? फिर शिखा आंखों में चिंगारी लिए गुस्से में पूछने लगी। अब की शेखर ने आंखों में चमक और दिल की तेज होती धड़कनों के साथ पलटकर उसे देखने लगा। उसे अपने भाई की बात याद आई। महबूब के सामने आने पर दिल ना धड़के तो ऐसी मोहब्बत पर मैं थूकता हूँ। 1 हफ्ते से वह जिस परेशानी को झेलता बेहाल हो चुका था, आज उसे देखकर जैसे उसके बेकरार दिल को बड़ा सुकून मिला था। यानी वही मर्ज थी, वही दवा भी थी। मैं दादाजी को अब अपनी आप बीती सुनाने लगा। कहने लगा, मैं कुछ गुंडों के ग्रुप में फंस गया था। उन्हीं लोगों से जान बचाकर भागा था। वे लोग मुझे गुलाम बनाना चाहते थे। मैं उनके लिए काम करूं, उनकी गुलामी करूं। वो मुझे किसी बिजनेसमैन के हाथों बेच रहे थे, इसलिए मैंने बीमारी का नाटक किया। वहां से भागता भागता मैं यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। उसके मासूम चेहरे को बड़ी चुभती निगाहों से देखकर वे दांत पीस कर बोली, तुम कहीं से भी मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानी में फिट नहीं लग रहे। इतनी महंगी गले में सोने की चेन पहन रखी है, हाथ की घड़ी साफ बता रही है, ये बहुत महंगी कंपनी की है। तुम्हारे कपड़े और जूते भी बहुत महंगे हैं। उसका अच्छे से जांच पड़ताल करती हुए चिल्लाई थी। उसके बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। ये सब तो मुझे मेरे गोदाम मालिक ने दिया, लालच में, ताकि मैं उनकी बात मान लूँ। विश्वास करो दादाजी, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ, बेबस हूँ, लाचार इंसान हूँ। चेहरे पर बहुत ही लाचारी और दर्द लिए वह शिखा के स्टॉल से अपने मुंह साफ करने लगा। उसने गुस्से से अपना स्टॉल खींच लिया। अच्छा, बॉडी भी खूब तगड़ी बनाई है, बल्कि हीरो जैसी है। ये इतनी बॉडी बना रखी है, ये किस काम की है? अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए? इतने लंबे चौड़े हो, ये भी तुम्हारे गोदाम मालिक ने दी है? अब वह भरपूर गुस्से में इधर उधर चक्कर काटने लगी। वह उसका दिल खोल कर तारीफ कर गई, जिस पर शेखर मुंह छुपाता शर्मा कर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद शिखा। तो हैरानी से मुंह खोले उसे देखती रह गई। वह सचमुच उसकी बातों पर अब बड़ा खुश नजर आ रहा था। वह अलग बात थी कि उसकी चलती तेज धड़कनें वह सुन नहीं सकती थी। अरे बस करो शिखा, देख नहीं रही बच्चा कितना जख्मी है? तुम तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई हो। दादाजी अब उसे सख्त सुनाकर बोले। शिखा का अब मुंह के साथ आंखें भी खुल गई। ये ढोंगी है दादाजी, बकवास कर रहा है। वह एक बार फिर गुस्सा करके बोली, बस चुप करो तुम बेटी। और बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? शिखा को डांटते हुए वह बड़ी प्यार से बोले। अभी आंख गोल गोल घुमाते बोला, जी मेरा नाम शेखर है। वह हाथ बांधे बड़ी प्यार से सर झुका गया। बहुत प्यारा नाम है, ऐसा करो, हमारे साथ चलो, कुछ दिन हमारे मेहमान बन जाओ। दादाजी की बात पर शिखा को जोर का धक्का लगा। वहीं शेखर तो खुशी से नाचने लगा था। ये क्या दादाजी, आपने राह चलते किसी भी आदमी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया? दादाजी वह अब थोड़ा सा गुस्से में बोली थी, और शेखर जो खुशी से आगे बढ़ रहा था मुंह बना गया। क्यों नहीं जा सकता? एक तो ये गरीब है, ऊपर से बेबस भी है। अब तो ये जरूर जाएगा। लक्ष्मीकांत बड़ी जिद्दी से बोले कि उसे अपने घर ले चलो। शेखर दांत निकालकर उसको एक नज़र शरारत से देखता दादाजी का हाथ पकड़ते आगे बढ़ने लगा। शिखा ने फटी आंखों से ये सारा मंजर देखते गहरी सांस ली, फिर खुद भी आगे बढ़ गई। देखो बेटा, इसे अपने ही हवेली समझो, तुम हमारे मेहमान हो, यहाँ जब तक चाहे रहो। वह खुशी दिल से बोलते उसे हवेली के अंदर ही ले गए। और इन्हें मैं क्या समझूं? वह पलटकर चेहरे पर मासूमियत और आंखों में शरारत लिए शिखा को देखता बोला तो वह गुस्से से लाल हुई थी। शिखा अब आंखों में गुस्सा लिए उसे देखने लगी थी। अरे नहीं नहीं, इसे कुछ मत समझो, वे बस थोड़ा अजनबियों से दूर रहती है। मैं हूं ना, तुम मुझे अपना दादा ही समझो, और ये तुम्हारा कमरा है, खाओ पियो ऐश करो। वह उसकी चौड़ी पीठ पर हाथ मारते हंस दिए। दादाजी कहता उस रूम की तरफ बढ़ा जैसे उसका अपना खुद का घर हो। दादाजी, ये आप क्या कर रहे हो? इस आदमी को हवेली तक उठा लाए, वह भी बिना जाने कि वह कौन है, कहाँ से आया है। आपको कहाँ से मजबूर इंसान दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई माफिया गुंडा लगता है। आप उस पर विश्वास करके बैठ गए हो, हवेली भी लेकर आ गए हो, और तो और मेरे बराबर वाला कमरा उसे दे दिया। अब वो बड़ी गंभीरता से बोली। वह उनके कमरे में बैठी उन पर भड़क रही थी। भरोसा किया जा सकता है शिखा, मुझ बूढ़े का दिल कहता है ये बच्चा ऐसा नहीं। अब की उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। आप करो उस पर भरोसा, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना। वह गुस्से में बोलती चली गई। शेखर जो अपने रूम की खिड़की से टेक लगाकर एक छोटी सी दीवार पर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, जिद्दी शब्दों में बोला, एक बार तुम मेरी मुट्ठी में आओ तो शिखा, मैं तुम्हें कच्चा ना चबाया तो कहना। अब मैं इस घर में दाखिल तो हो चुका हूँ, लेकिन तुम बड़ी मीठी छुरी हो, इतनी आराम से काबू में नहीं आने वाली। इधर उसका भाई बहुत ही परेशान हो रहा था। फोन कान से लगाए वह सरबजीत से बोला, अबे तुझसे एक दिन भी नहीं बिताया गया और तू उसके हवेली तक चला गया। तू बहुत जल्दीबाजी में है, उसके दिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सब्र कर मेरे यार, अभी तो बहुत से परीक्षाएं बाकी है मोहब्बत में। सरबजीत उसकी बेताबी पर हंसकर बोला। तभी दरवाजा बजा। शेखर ने जल्दी से फोन छुपाते भारी आवाज में कहा, आ जाओ। दरवाजा खुलने पर वह परियों की रानी
चेहरे पर गुस्सा लिए, जिसे देखकर शेखर के चेहरे पर शर्मिली सी मुस्कुराहट आ गई। वह छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने आकर खड़ी हो गई। 2 कदम धीरे धीरे चलती हुई वो उसके पास आई। ये बहुत ही बॉडी बिल्डर और बहुत ही हैंडसम आदमी था। ऐसा लगता था कोई बाउंसर हो। शेखर, मेरी बात को कान खोलकर सुन लो। तुम दादाजी की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, पर मेरे नहीं। तुम्हारी हकीकत क्या है एक दिन मैं जान कर रहूंगी। खैर, ये कपड़े ले लो, चेंज कर लो। मैं नौकरानी के हाथ से खाना भिजवा देती हूँ। बेड पर कपड़ों को फेंक दी। गुस्से के तेवर लिए उसे देखती रही, जबकि शेखर की नजरें उसके जज्बात की आशिकी कर रही थी। मैं कपड़ों को देखता हैरान हुआ। फुल वक्त के लिए इन पर बिता लूंगा। तुम्हारे जैसा इंसान यहाँ नहीं। वह चिढ़ गई। मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं। वह अपने अंदाज में बोला, तो आप कहीं के राजकुमार नहीं जो इस तरह ऑर्डर लगा रहे हैं। चुपचाप पहन लो, वरना इन्हीं कपड़ों में घूमो। उंगली उठाकर वार्निंग करती वहां से चली गई तो शेखर बेकाबू हंसता बेड पर धड़ाम से गिर गया। शेखर जैसे सख्त लौंडा का दिल भी अब धड़कने लगा था। उसे अंदाजा नहीं था वह उस घमंडी लड़की से कैसे अपने दिल की बात करेगा, लेकिन वह कोई फरिश्ता तो नहीं, इंसान था। उसके दिल में भी राहत थे, जज्बात थे। मन ही मन में वह वादा करने लगा, आखिरी सांस तक वह उसके साथ रहेगा। उसने तो कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था वह किसी लड़की के प्यार में इतना दीवाना हो सकता है। वह अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह लड़की पूरी तरह उसके दिल और दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी। इस बात से मना नहीं किया जा सकता था कि जिस आदमी को अपने फीलिंग पर पूरा पूरा कंट्रोल था, उस लड़की के आसपास रहने की वजह से शेखर को अपनी फीलिंग कमजोर पड़ती हुई महसूस पड़ रही थी। ये जान गया था उस लड़की का उसके आसपास होना बहुत खतरनाक था। उसके रगों में राजाओं का खून दौड़ रहा था। उस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। उसे बस दूसरों पर राज करना ही सिखाया गया था। उस पर किसी का कोई जोर नहीं था। वह ये कभी नहीं चाहता था वह किसी और औरत के कंट्रोल में रहे। इस सब के बावजूद उसके ख्यालों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था जो उसे बार बार परेशान कर रहा था। वह चेहरा था शिखा का, जिसे वह अपनी पूरी दुनिया से बढ़कर चाहने लगा था। कोई भी मौका होता या कोई बात खुद को शिखा के पास जाने से रोक नहीं पाता। उसकी निगाहें सिर्फ उसका ही दीदार करना चाहती थी। धड़कनें सिर्फ उसी की माला जाप करती थी। भैया, आप देखते रहना, इस लड़के पर कड़ी निगरानी रखना। कहीं भी आपको शक की गुंजाइश लगे तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे इसकी नीयत में खोट लग रही है। वह गांव से आए अपने कजन को देखती बोली तो वह अपना सिर हिला गया। वहीं दादाजी के पास बैठा शेखर बात तो उनसे कर रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान शिखा पर था। उसको इतना चाहने लगा था, कोई भी आदमी उससे बात करे उसको बर्दाश्त नहीं था। ये बंदा कौन है दादाजी, जो शिखा के इतने पास खड़ा है? आंखों को तिरछी करते बिगाड़ते चेहरे के साथ लक्ष्मीकांत से उन दोनों को बात करते देखा तो पूछने लगा, ये तो अपने ही रिश्तेदार का लड़का है, लेकिन बचपन से हमारे यहाँ रहा तो मैंने ही उसे पाला है। शिखा को बहन की तरह प्यार करता है। लक्ष्मीकांत न जाने क्यों उसे ये सब बताने लगे थे। वह भी शेखर था। उसे कहाँ ये सब अच्छा लग रहा था। उसकी आंखें बराबर उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। अरे यार, याद आया, तुम बंसी के साथ शहर जाकर अपने लिए खरीदारी कर लो। तुम्हारे पास तो पहनने को कुछ भी नहीं। वह अचानक से बोला। बंसी क्यों, शिखा भी तो जा सकती है। उसकी बेबाक जुबान अचानक फिसला। लक्ष्मीकांत गहरी नजरों से उसे देखते कुछ देर बाद बोले, हाँ जा तो सकती है, अगर वह खुद जाना चाहे तो। आप बोलकर देखो, वह मना नहीं करेगी। शेखर के विनती भरे शब्दों पर लक्ष्मीकांत का ठहाका गूंजा। फिर उन्होंने शिखा को आवाज़ दी, हाँ जी दादाजी, बेटा ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। तो बेटा, इन्हें शहर से कुछ खरीदारी करनी है, तुम इनके साथ चली जाओ। दादाजी की बात सुनकर उसके भावों के बीच एक सिकुड़न पड़ी थी, जो उसे ही देखकर दांत निकाल रहा था। तो इन्हें बंसी भाई के साथ भेज दीजिए, मैं इनकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। अब तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? वह नाराज होते बोले तो शिखा गुस्से से पैर पटकती अंदर चली गई। मजबूरन उसे शेखर के साथ जाना पड़ा था। आज तो शेखर की जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि शिखा उसके साथ पूरा दिन बिताने वाली थी। शेखर ने उसे बहुत तंग किया, उसे अलग अलग जगह पर अपने साथ रखा। बस कर दो यार, मैं थक चुकी हूँ। जब वो मॉल के सीढ़ियों पर बैठी बोली, कोई नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, चलो चलो। वह उसका हाथ खींचता उसको उठाते हुए मुस्कुराने लगा। हाँ, मैं सब समझती हूँ। ये सब जो तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारा ही चाल है और तुम्हारी कोई मकसद है, मुझे अच्छे से अंदाजा हो रहा है। उसके साथ चलती वह तीखे शब्दों से बोली, इसका मतलब कि सच में बिन कहे मेरे दिल का हाल पता चल गया है? वह खुश होता हैरानी से बोला, ये सब मेरे दादाजी की जमीन हड़पने के लिए और उनके मुखिया का पद लेने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें ये सब नहीं हासिल करने दूंगी। उसकी बात पर शेखर आश्चर्य में पड़ गया था। मैं उसके बारे में कितना गलत विचार रख रही थी। उसकी मासूमियत पर हंसा। मेरी जान, तुम जिन चीज़ों के बारे में बोल रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है मुझे देख कर कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। दौलत ताकत के लिए लोग दुश्मनियाँ निभाते हैं, साजिशें करते हैं, लेकिन जो मैं चाहता हूँ उस चाहत के लिए तो इंसान मर जाते हैं।
वह अपनी बातों का दो मतलब निकालता आगे बढ़ गया, जबकि वह उसके शब्दों पर ही गुस्से से लाल होती कांप रही थी। बेशरम कहीं का, उसे दिल में ढेरों गालियां देती उसके पीछे चल पड़ी। वह लाइट पिंक कलर के कपड़ों में कमाल ही लग रही थी। सुबह सुबह का खूबसूरत नज़ारा आत्मा को एक अलग ही ताज़ी हवा दे रही थी। मुस्कुराती हुई दौड़ती यहाँ वहाँ देख रही थी। तभी उसने बराबर अचानक उसे शेखर नजर आया। वह जोर की चीख मारती रुक गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम यहाँ भी आ गए? वो बड़ी हैरानी से बोली। हाँ, मैं तो रोज ही तुम्हारे पीछे आता हूँ। वह अलग बात है कि तुम्हें पता आज चला है। गहरी मुस्कुराहट लिए उसे देखता बोला, जो खुले लंबे बालों में इतनी खूबसूरत लग रही थी। शेखर बेकाबू अपनी नजरें झुका गया। अभी शिखा की नजरें उसके महंगे शानदार कपड़ों पर गई। इतने महंगे कंपनी के कपड़े पहने हुए वह बहुत ही अलग दिख रहा था। दोनों उस वक्त साथ में बहुत ही खूबसूरत जोड़ी लग रही थी, जैसे उनकी जोड़ी पहले से आसमानों पर बना दी गई हो। इधर उधर की बातें करते वह जैसे ही वापसी हवेली की तरफ आई, हाँ एक लाइन से बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ा देखकर शिखा तेज तेज सांस लेने लगी। इसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या शेखर अपनी असलियत बता पाएगा? वह आखिर शिखा से प्यार करता है या फिर कुछ और है? क्या शेखर और शिखा की शादी हो पाएगी? इसका दूसरा भाग आपको इसके कैप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पूरी कहानी देख सकते हैं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।